नमस्कार। आज हम पोषण यानी न्यूट्रिशन को जरा गहराई से देखते हैं, हमारे पास जो कुछ दस्तावेज हैं उनके आधार पर। बिल्कुल। इनमें पोषण से जुड़े चार्ट्स और जानकारी है और हमारा मकसद है इन दस्तावेजों से खास पोषक तत्वों की मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की मुख्य बातें निकालना। और ये समझना कि ये हमारे शरीर के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। सही। तो शुरू करें। हाँ, चलिए। सबसे पहले प्रोटीन। इन्हें अक्सर शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, है ना? यहाँ लिखा है कि हमारे शरीर का लगभग 16% हिस्सा प्रोटीन ही है। काफी ज्यादा। हाँ है तो। और मजे की बात यह है कि प्रोटीन असल में छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं जिन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। अच्छा, अमीनो एसिड। जी। इन दस्तावेजों में 20 तरह के एमिनो एसिड का जिक्र है और इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। 2 हिस्से? जी। कौन कौन से? एक तो है जरूरी मतलब एसेंशियल, या वो है जो हमें खाने से ही मिलते हैं, शरीर इन्हें बना नहीं सकता। ओके, खाने से ही लेने पड़ेंगे। हाँ। और दूसरे हैं गैर जरूरी यानी नॉन एसेंशियल, इन्हें हमारा शरीर खुद बना लेता है। तो फिर प्रोटीन खाने की जरूरत इन्हीं एसेंशियल वालों के लिए ज्यादा है? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये एसेंशियल वाले खाने में नहीं मिले तो शरीर में इनकी कमी हो जाएगी। और अगर कमी हो जाए तो क्या होता है फिर? तो जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे क्वाशियोकोर और मरासमस। ये बीमारियां प्रोटीन की कमी से ही होती हैं। ओह, खासकर बच्चों के विकास पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए सोयाबीन, दालें, मूंगफली जैसे स्रोत ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समझ गई। तो प्रोटीन हो गए शरीर बनाने वाले, लेकिन जो रोज की भागदौड़ है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? यहाँ शायद कार्बोहाइड्रेट्स का रोल आता है। सही पकड़ा। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्ब्स, ये एनर्जी का मुख्य स्रोत हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, एक फिक्स रेशो में 1:1। अच्छा, और ये कितने तरह के होते हैं? इन्हें मोटे तौर पर 3 तरह का बताया गया इन पेपर्स में। एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनो मतलब एक। हाँ बिल्कुल, ये सबसे सिंपल शुगर हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फलों में, शहद में मिलते हैं। ठीक है। फिर हैं डाइसैकेराइड। डाई मतलब 2, तो ये 2 मोनोसैकेराइड जुड़कर बनते हैं, जैसे अपनी चीनी, सुक्रोज या दूध वाली शुगर, लैक्टोज। और तीसरा? पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे। ये लंबी चेन वाले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे स्टार्च जो आलू चावल में होता है, और सेलुलोज। सेलुलोज, ये तो पौधों में होता है ना, उनकी सेल वॉल में? हाँ वही। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ दिया है कि सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अरे वाह, पर हम इसे पचा तो नहीं पाते हैं ना? नहीं, हम इंसान नहीं पचा पाते, ये फाइबर की तरह काम करता है हमारे लिए। ओके, तो कार्ब्स हो गए एनर्जी के लिए। अब फैट्स यानी वसा पर आते हैं, वो भी तो एनर्जी देते हैं। हाँ बिल्कुल, बल्कि कार्ब्स से ज्यादा एनर्जी देते हैं, ग्राम के हिसाब से देखें तो। इन दस्तावेजों में 2 तरह के फैट्स का जिक्र है, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट ज्यादातर जानवरों से मिलने वाले फूड्स में होते हैं, जैसे घी, मक्खन, नारियल तेल इसका एक प्लांट बेस्ड एक्सेप्शन है। और अनसैचुरेटेड वाले? वो ज्यादातर पौधों से मिलने वाले तेलों में होते हैं, जैसे सरसों का तेल, जैतून का तेल। यहाँ मछली का तेल एक एनिमल बेस्ड एक्सेप्शन है। तो सेहत के लिए कौन से बेहतर माने जाते हैं इन दस्तावेजों के हिसाब से? इनके मुताबिक अनसैचुरेटेड फैट्स, खास तौर पर जिनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद हैं। ओमेगा 3, वो अलसी, अखरोट में सुना है। हाँ बिल्कुल, अलसी, मछली का तेल अच्छे स्रोत हैं, और ये पेपर्स ट्रांस फैट से बचने की सलाह देते हैं। ट्रांस फैट, ये कहाँ मिलते हैं? ये अक्सर हाइड्रोजनीकृत तेलों में होते हैं, जैसे वनस्पति घी या बेकरी आइटम्स में। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल को बढ़ाते हैं। तो मतलब सिर्फ फैट खाना ही नहीं, सही फैट चुनना जरूरी है। एकदम सही बात। यही इन सोर्सेस का निचोड़ है इस मामले में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरे, विटामिन्स की तो काफी लंबी लिस्ट है इन पेपर्स में, सब पर बात करना तो मुश्किल होगा। कुछ खास पॉइंट्स? हाँ हाँ हाँ, लिस्ट तो वाकई लंबी है। हर विटामिन का अपना एक खास काम है शरीर में। कुछ मुख्य उदाहरण देखें, जैसे विटामिन सी, जिसे स्कॉर्विक एसिड भी कहते हैं। हाँ, विटामिन सी। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आना वगैरह। ये खट्टे फलों, आंवला में खूब मिलता है। और विटामिन डी, आजकल इसकी बड़ी चर्चा रहती है। हाँ, विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये हमें धूप से मिलता है, और मक्खन, मछली के तेल में भी होता है। और विटामिन के और बी 12 के बारे में क्या लिखा है? विटामिन के
ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी है। चोट लगने पर खून बहना बंद होता है ना, हाँ, उसमें इसका रोल है। हरी सब्जियों सोयाबीन में मिलता है। ओके। और B12? विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है, मांस, मछली, अंडा, दूध। तो विटामिन्स भी बहुत क्रिटिकल हैं। हाँ। अब आखिर में बचे मिनरल्स यानी खनिज लवण। जी, मिनरल्स, ये भी शरीर के सही फंक्शन के लिए बेहद जरूरी हैं, भले ही कम मात्रा में चाहिए हो। जैसे? जैसे कैल्शियम, ये तो सब जानते हैं, हड्डियों और दांतों के लिए। दूध, पनीर अच्छे स्रोत हैं। फिर है आयरन। आयरन तो खून के लिए जरूरी है ना, हीमोग्लोबिन। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाता है। पालक, सेब, कलेजी में मिलता है। और पोटेशियम, सोडियम? वो नर्व व मसल फंक्शन के लिए जरूरी हैं। केला पोटेशियम का अच्छा स्रोत है और नमक से सोडियम मिलता है। इन दस्तावेजों में दूध को तो लगभग कंप्लीट फूड जैसा बताया गया है, अच्छा, क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन, केसीन, शुगर, लैक्टोज, फैट, कैल्शियम, कई विटामिन, सब कुछ होता है। बस शायद आयरन और विटामिन सी कम होता है। वाह! तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि एक बैलेंस बहुत जरूरी है। ऐसा खाना जिसमें एनर्जी भी मिले, बॉडी बिल्डिंग भी हो और शरीर की सारी प्रक्रियाएं भी ठीक से चलें। बिल्कुल सही। एक संतुलित आहार जिसमें ये सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स सही मात्रा में हों। और सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या खाएं, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि हर न्यूट्रिएंट शरीर में करता क्या है। हाँ, ये समझ ही हमें बेहतर चुनाव करने में मदद करती है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं कि पोषण के बारे में ये सब जानने के बाद क्या इससे उनके रोज के खाने पीने के विकल्पों को देखने या चुनने के तरीके पर कोई असर पड़ेगा? जरूर सोचिएगा इस पर।